Hello student, today we have learned class 9 science chapter 3 atomic structure। इस चैप्टर में ना हम लोग एटम्स और एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, इस चैप्टर का ना टोटल 2 वीडियो रहेगा और उस 2 वीडियो में ना आप लोग को ना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है और पार्ट 2 कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग ना पहले पार्ट 1 समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। When we look around us, जब हम लोग क्या करते हैं अपने चारों ओर देखते हैं ना, वी कैन सी ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड टेक्सचर। तो हमारे चारों ओर क्या रहते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जिनके डिफरेंट शेप्स होते हैं, साइज होते हैं, कलर्स होते हैं एंड टेक्सचर्स होते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। जो ये सारे सब्सटेंस ऑब्जेक्ट है ना वो बने होते हैं डिफरेंट सब्सटेंस से। एंड ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। और जो सारे सब्सटेंस है ना, सारे सब्सटेंस, ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। अब क्वेश्चन आता है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। ये पार्टिकल आखिरकार कितने स्मॉल है। ठीक है, तो हम लोग के एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी समझेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डिटॉल टू अ ग्लास ऑफ वाटर। हम लोग क्या करते हैं, एक डिटॉल मतलब कि डिटॉल का 1 to 2 ड्रॉप क्या करते हैं एक ग्लास में लेते हैं और स्मेल करते हैं। तो जब उसको स्मेल करोगे ना तो क्या होगा, डिटॉल का उसमें से स्मेल आएगा। और उसी को क्या करिए आप ना, फिर से उसका केवल एक पोर्शन को, मतलब कि 1 ग्लास वाटर है ना तो उसका केवल हाफ आप लीजिए और फिर से उसे आप दूसरे ग्लास में डालिए। तो आप देखेंगे ना कि ना उस ग्लास से भी डिटॉल का स्मेल आ रहा है। फिर जिसमें अभी आप ऐड किए थे उसका अब आप हाफ गिलास लीजिए और उसको एक फ्रेश वाटर में हाफ गिलास में ऐड करिए तो पूरा हो जाएगा 1 गिलास। और फिर से उसका भी स्मेल करिए तो उसमें भी डिटॉल का स्मेल आएगा। तो आखिरकार क्वेश्चन ये आता है ना कि आखिरकार ये पार्टिकल कितने स्मॉल होते हैं। तो करते हैं कि एक्टिविटी से समझते हैं कि पार्टिकल कितने स्मॉल होते हैं और समझते हैं आगे। तो देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, बुलाया जा रहा है डिज़ोल्व टू 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हम लोग को क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट का 2 से 3 क्रिस्टल लेना है। क्रिस्टल मतलब समझिए ना आप सिंपल सा कि ना, जैसे कि आप मान लीजिए कि शुगर है, आपके घर में शुगर है ना, तो शुगर का केवल 2 से 3 दाना ही क्या, मतलब कि जो छोटा सा पार्ट है ना वही क्या है आपका क्रिस्टल कहलाता है। तो शुगर ले लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए, तो यही जो क्रिस्टल है, छोटा छोटा क्रिस्टल है ना, तो उसी का हमको ना क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट का 2 से 3 क्रिस्टल लेना है। अब याद ये रखिए, पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर के होते हैं, तो डार्क पर्पल कलर के होते हैं, डार्क पर्पल कलर के। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, डिजॉल्व करना है 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का इन 100 ml वाटर में। तो देखिए ना हम लोग क्या किए हैं, पहले लिए 100 ml वाटर लिए हैं, उसमें देखिए 2 से 3 क्रिस्टल क्या कर रहे हैं हम लोग, मिला रहे हैं इस 100 ml वाटर में। तो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, तो बोला गया है केयरफुली नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चे इसका कलर क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है। क्या हो जाता है, कलर पर्पल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ पर्पल। फिर बोला जा रहा है कि टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसका 10 ml हम लोग को लेना है सॉल्यूशन एंड ऐड इट टू 90 ml वाटर, और 90 ml वाटर में डाल देना है। तो 90 + 10 मिलके कितना हो गया, फिर से 100 ml हो गया। तो इसको डाला गया और फिर से इसका 10 ml लिया गया, 10 ml को निकाला गया और फिर से 90 ml में डाला गया, फिर से 10 ml निकाला गया और फिर से 90 ml में डाला गया। तो कितना है, 100 ml है। तो फिर से बोला जा रहा है, नाउ टेक आउट 10 ml ऑफ सेकेंड सोल्यूशन। सेकेंड से सोल्यूशन से निकालना है और फिर से ऐड करना है 90 ml में। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन फॉर 5 to 8 टाइम्स। तो ऐसा हमको 5 से 8 टाइम्स करना है। ठीक है, इज़ द फाइनल सॉल्यूशन स्टिल कलर। तो हाँ, फाइनल सॉल्यूशन क्या रहता है, हल्का हल्का कलरफुल रहता है। ये पहले के कंपैरिजन में ये पर्पल, डार्क पर्पल नहीं होगा, लेकिन हाँ एक हल्का कलरफुली दिखता है आपको। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिलता है, थ्रू दिस एक्टिविटी। हम लोग इस एक्टिविटी के जरिए ना, वी कैन सी डैट, हम लोग देख पाए ना कि अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आर सफिशिएंट टू कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब कि कुछ क्रिस्टल ही पोटेशियम परमैंगनेट का सफिशिएंट है ना कलर करने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को। जस्ट थिंक हाउ मैनी पार्टिकल्स आर देयर इन 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो आप ये सोचिए ना कि केवल एक क्रिस्टल, पोटेशियम परमैंगनेट केवल एक क्रिस्टल में ना कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर आप ना एग्जाम्पल लोगे ना शुगर का आप एक
क्रिस्टल को लेना, उसको अपना हैमर से क्या करेगा, ब्रेक करेगा, देखिए कितने पीसेस में टूट जाएगा वो। तो वही देखिए ना कि देखिए एक छोटा सा क्रिस्टल था, वो देखिए कितने स्मॉल स्मॉल पीस पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ था। 1 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट एंड हाउ स्मॉल दे मे बी। तो यही बोला जा रहा है कि क्रिस्टल ऑफ शुगर का ही एग्जाम्पल लेकर के आप इजीली समझ सकते हो, अगर आपने पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं देखा है तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए अब आगे बोला जा रहा है द पार्टिकल आर सो माइन्यूट। पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। माइन्यूट मतलब होता है बहुत ही छोटे छोटे। द पार्टिकल आर सो माइन्यूट दीज पार्टिकल आर ऑफ 2 टाइप्स। ये जो पार्टिकल होते हैं ना, ये ना 2 टाइप्स के होते हैं, या तो ये होंगे एटम या तो होंगे ये मॉलिक्यूल। एटम बारे में पढ़ते हैं। एटम क्या होता है, एटम इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल। एटम क्या होता है, एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। यही छोटे छोटे एटम मिल करके क्या बनाते हैं, एटम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। यही छोटे छोटे एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सेल होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल होता है। तो वैसे ही फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। इस केस में क्या है, एटम है, और लाइफ के केस में क्या है, सेल है। तो छोटे छोटे जब सेल मिलते थे तो क्या बनता था, सेल मिलके क्या बनाते थे, टिश्यू बनाते थे। वैसे ही एटम मिलके क्या क्या बनाते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है आगे कि एटम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। आगे पढ़ते हैं 3.1। 3.1 में द स्टोरी ऑफ एटम्स। एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम कहाँ से आया, एटम का नाम किसने दिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है द इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद पोस्टुलेट दैट। जो इंडियन फिलोसोफर थे ना महर्षि कनाद, उन्होंने क्या किया था, बताया था ना, इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मतलब कि द्रव्य को अगर हम लोग के क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं ना, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। तो हम लोग क्या मिलते रहेगा, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल मिलते रहेगा। अल्टीमेटली अ टाइम विल कम व्हेन फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। और एक ऐसा टाइम आएगा ना जब हम लोग उस पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एंड वी विल गेट दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच वुड बी इंडिविजुअल, मतलब कि हम लोग उस टाइम पे पहुंचेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, उस पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल, कि अब वो डिवाइड नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल मतलब अब वो डिवाइड नहीं हो सकता है। वैसे ही एक ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने भी यही काम किया और बोला ना कि दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर एटम। ये इंडिविजुअल पार्टिकल क्या है, एटम है। एटम का मतलब इन्होंने बताया दोज डैट कैन नॉट बी स्प्लिट, मतलब जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो। तो जो महर्षि कनाद ने बताया था तो उसी को फिर ना ग्रीक फिलोसोफर ल्यूसिपस ने क्या बताया, ल्यूसिपस ने ये बोला ना कि ना ये स्मॉल जो इंडिविजुअल पार्टिकल है ना, वही क्या होते हैं, एटम होते हैं। और एटम का मतलब होता है जिसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, मतलब कि इंडिविजुअल, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते या तोड़ नहीं सकते। अब आगे पढ़ते हैं। द इंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम। जो इंटायर पूरा यूनिवर्स है ना, वो किससे बना हुआ है, एटम से मिल करके बना हुआ है। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है द मास ऑफ मैटर रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना कि ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कंजर्व इन अ केमिकल रिएक्शन। आगे बोला जा रहा है इन 1799 द फ्रेंच केमिस्ट प्राउस्ट। जो 1799 है ना, उसमें ना प्राउस्ट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया ना द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि मतलब कि एक थ्योरी दिया। कौन सा थ्योरी दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एक थ्योरी दिया। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑल कंपाउंड्स आर मेड ऑफ एलिमेंट्स। सारे कंपाउंड किसके बने होते हैं, एलिमेंट्स के बने होते हैं। सारे कंपाउंड किसके बने होते हैं, एलिमेंट्स के बने होते हैं। तो उनका थ्योरी क्या था, तो उनका थ्योरी ये था कि इन अ केमिकल कंपाउंड, किसी भी एक केमिकल कंपाउंड में ना द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रपोर्शन बाय मास। एलिमेंट क्या होते हैं, डेफिनिट प्रपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं। डेफिनिट प्रपोर्शन बोले तो डेफिनिट प्रपोर्शन मतलब ये होता है ना, मान लीजिए ना कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है, मान लीजिए कि CO2 है, H2O है, तो उसमें ये बोला जा रहा है ना कि ये जो एलिमेंट है ना, जो एलिमेंट है वो क्या है, डेफिनेट प्रपोर्शन में प्रेजेंट है। मतलब कि इन अ केमिकल कंपाउंड, इस केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स, जो ये एलिमेंट है कार्बन, ऑक्सीजन,
फिर इसमें एलिमेंट है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास के अकॉर्डिंग, मतलब कि ये ना मास के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है, मतलब कि कार्बन के एक एटम के लिए ऑक्सीजन का 2 एटम चाहिए, मतलब कि CO2 बनने के लिए कार्बन का 1 एटम चाहिए और ऑक्सीजन का 2 एटम। वैसे ही H2O बनने के लिए हाइड्रोजन का 2 एटम चाहिए और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो यही होता है डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। ठीक है, आगे इसके फिर इसमें जो है ना आगे कि एटम के बारे में जॉन डाल्टन क्या बताते हैं। तो ना जॉन डाल्टन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी क्या, ब्रिटेन के ऐसा साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक थ्योरी दिया। इन्होंने क्या दिया, एक थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं डाल्टन थ्योरी। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखिएगा। तो इस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला, तो डाल्टन थ्योरी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। डाल्टन थ्योरी ये बोलता है पहला कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम। सारे मैटर किसके बने हुए होते हैं, एटम के बने हुए होते हैं। तो याद रखिए कोई भी मैटर है, मैटर क्या होता है, तो मैटर वो होता है ना, अ मैटर हैज़ ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। मैटर वो होता है ना जिसके जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो। जैसे कि क्या ये मैटर है, तो बोलोगे यस ये मैटर है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा और एक क्या करेगा, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब कुछ जगह घेर रहा है। तो जो भी जगह घेरता है और उसका कुछ मास होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैटर। मास क्या होता है, तो मास आप बोल सकते हो ना, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, एटम्स आर इंडिविजुअल। एटम्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। इनफाइनेटली स्मॉल पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल सा पहला पॉइंट तो आप ये बोलोगे ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम, और दूसरा बोलोगे एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट क्या बोलोगे, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी एटम होते हैं ना किसी भी एलिमेंट में, वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि उनका वो मास के, मतलब कि मास उनका सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होता है, सेम होता है। मान लीजिए ना कि ना सपोज़ करिए आपके घर में ना आपने ना आटा है ना, आटा में क्या क्या डाला आपने, पानी डाला और उसको आपने क्या किया, गूँथ लिया। गूँथने के बाद क्या होगा, आटे का आपने क्या किया, छोटा छोटा ऐसे करके क्या बनाया, गोल गोल लोई बोलते हैं, लोई बनाया आपने। तो अब इसकी प्रॉपर्टी सारे की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही बोला जा रहा है कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, देखो ये एटम है गिवन एलिमेंट के, मतलब कि ये आटे से ही बने हुए हैं, ये क्या है, आइडेंटिकल इन मास होंगे और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जो एटम अलग अलग एलिमेंट, मतलब कि अगर कोई एटम डिफरेंट एलिमेंट का है, हैव डिफरेंट मास, उसका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। सपोज करिए वही आपने क्या किया है, राइस को आपने पीस लिया है, राइस को पीस करके आपने क्या किया है, उसको भी पानी मिला करके ऐसे करके लोई बना लिया है। ठीक है ना, तो लोई बना लिया है, तो क्या इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो बोलोगे नहीं, ये ना राइस, ये ना आटे के प्रॉपर्टी को शो करेगा और ये राइस की प्रॉपर्टी को शो करेगा। देखिए जो डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी और उनका मास भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। देखिए इन दोनों का मास सेम रहेगा क्योंकि सभी आटे से ही है, और इन सभी का मास भी सेम रहेगा, लेकिन इन दोनों का मास क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। ठीक है, और 2 पॉइंट और है, उन दोनों पॉइंट को भी पढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। तो एलिमेंट जो ना डिफरेंट एलिमेंट होते हैं वो कंबाइन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, मान लीजिए कार्बन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो इन लोग क्या हो गए, देखो डिफरेंट एलिमेंट क्या हो गए, कंबाइन होते हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो ये 2 होल नंबर और ये 1 होल नंबर, यहाँ पर ये 1 होल नंबर, ये 2 होल नंबर। देखिए स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं कंपाउंड। तो ये मिल के बनाता है H2O और ये मिल के बनाता है CO2। देखिए ये स्मॉल है, क्या सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि यहाँ पर H4 और O2, हाँ बच्चे हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ना स्मॉल होल नंबर में लिखते हैं। समझ में आ गया, तो ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब फिर 6 पॉइंट क्या बोला जा रहा है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है,
देखिए अब इसमें क्या बोला जा रहा है, डॉल्टन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डॉल्टन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि डॉल्टन सॉ दैट 3 कार्बन रिएक्ट विथ 4 ऑक्सीजन। डॉल्टन ने देखा ना कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना, तो फॉर्म करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड 3 ग्राम ही कार्बन जब रिएक्ट करता है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आगे बोला जा रहा है व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। जब 2 एलिमेंट कंबाइन होकर के फॉर्म करते हैं एक से ज़्यादा कंपाउंड, देन द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट कंबाइनिंग विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट आर सिंपल होल नंबर। तो जब ये दोनों कंपाउंड मिलेंगे ना, तो क्या कहते हैं, सिंपल होल नंबर में मिलते हैं। तो पहले C और O दोनों मिला तो पहले बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर CO2 मिला तो क्या 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 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, जो भी एग्जाम्पल दिया गया था ऊपर में, उसमें बोला यही जा रहा है कि 4 ग्राम और 8 ग्राम ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हुए 3 ग्राम कार्बन के साथ, और एक ने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड और एक ने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हम बोल सकते हैं ना कि द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग इज 4:8 या फिर 1:2 विच इज़ अ होल नंबर। मतलब कि देखो ना सिंपल होल नंबर में क्या होते हैं, ये हमेशा ऐड होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। देखिए ना, तो यहाँ पर बोला गया कि ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन का पहले में 4 ग्राम और दूसरे वाले में ऑक्सीजन का 8 ग्राम। देखिए समझ में नहीं आया ना तो समझा रहे हैं। देखिए याद रखिए कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, पहले एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, वही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो जब आप इसको ना सिंपल ब्रेक करोगे, ब्रेक करोगे, तो आप क्या करो, इसको 4 से डिवाइड करो। 4 3 जा 4 जा, मतलब कि अगर कार्बन का हम लोग 3 ग्राम मास लेंगे ना, तो ऑक्सीजन का हमको कितना ग्राम मास लेना पड़ेगा, 4 ग्राम। इसीलिए यहाँ पर 3 ग्राम कार्बन लिखता है, 4 ग्राम ऑक्सीजन लिखता है। तो देखिए 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन मिल गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। सर तो यहाँ पर 3 और 8 का क्या रोल है, तो देखिए यहाँ पर 3 ग्राम कार्बन तो लिया गया और यहाँ पर हम लोग 2 ग्राम मतलब कि 2 टाइम्स क्या कर लिए, ऑक्सीजन ले लिए। तो C मतलब कि यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी 4, दोनों क्या हो गया, 8 हो गया। तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। समझ में आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर लिखता है कि 3 ग्राम कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, 4 ग्राम ऑक्सीजन से, तो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और 3 ग्राम कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से, तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। याद ये रखना है कि कभी भी व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 1 और मोर कंपाउंड, देन द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट कंबाइनिंग विथ अ फिक्स मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट आर सिंपल होल नंबर। या फिर आप सिंपल याद ये रखिए कि जो वो था ना प्राउस्ट का था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जो भी पढ़ाया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, उसको याद रखिए आप। ठीक है, देखिए तो अभी हम लोगों ने पढ़ा द स्टोरी ऑफ द एटम के बारे में कुछ पढ़ा, और तो जो उसमें से मेन इंपॉर्टेंट था वो था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो उसको याद रखिएगा, उसको 6 पॉइंट को। फिर हम लोग और एक और पढ़े हैं, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। वो 2 मेन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। अब आगे पढ़ते हैं 3.2। क्या बोला जा रहा है, इज एटम इंडिविजुअल, क्या एटम सच में इंडिविजुअल है। तो पढ़ते हैं आगे। तो इसमें बुलाया जा रहा है, कंट्रीब्यूशन बताया जा रहा है कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो गोल्डस्टीन क्या है, एक जर्मन साइंटिस्ट है। उन्होंने ऑब्जर्व किया ना दैट व्हेन अ सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड ऑफ अ ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ गैस एट लो प्रेशर। मतलब कि एक ग्लास ट्यूब है जिसमें क्या है, लो प्रेशर में गैस क्या है, फिल्ड है, और उसके हम लोग एंड पे क्या कर रहे हैं, सफिशिएंट मतलब कि हाई वोल्टेज क्या कर रहे हैं, अप्लाइड करेंगे ना, तो करंट फ्लो, तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। एंड अ स्ट्रीम ऑफ साइनी रेज आर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। और दो एंड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो ना कैथोड एंड से क्या होता है, कैथोड एंड से ना एक रे निकलता है, साइनी रेज निकलता है। तो उसी रेज को ना गोल्डस्टीन ने क्या बोला, कैथोड रेज। तो देखिए सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है
कि जब क्या होता है, जब किसी ग्लास ट्यूब में गैस फील्ड होता है और उस पर हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, तो दो एंड होता है, कैथोड और एनोड। तो कैथोड से क्या करता है, कैथोड से ना एक ना रेज निकलता है, शाइनी रेज निकलता है। उसी को ना गोल्डस्टीन ने क्या बोला कि ये क्या है, कैथोड रेज है। तो याद रखिए कैथोड रेज के बारे में किसने बताया था, गोल्डस्टीन ने बताया था। अब ये कैथोड रेज होती कैसी है, तो बोलोगे द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रेज जो होता है ना, वो ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ होता है। इसीलिए ना जब कैथोड एंड से वो रेज निकला ना, तो किधर की ओर गया, एनोड की तरफ गया। कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव से निकल के वो पॉजिटिव की तरफ गया है। तो याद रखिएगा कैथोड रेज कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब आगे बोला जा रहा है कि थॉमसन कैलकुलेटेड द मास एंड चार्ज ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने ना जो ये जो कैथोड रेज था ना, उसका क्या किया, मास और उस पर कैसा चार्ज होता है, ठीक है ना। तो थॉमसन कैलकुलेटेड द मास एंड चार्ज ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि थॉमसन ने क्या किया, इसके मास और चार्ज को क्या किया, कैलकुलेट किया। आगे बोला जा रहा है ही नेम्ड दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने क्या नाम दिया, इसी चार्ज पार्टिकल को जो ना कैथोड से जो एनोड की तरफ जा रहा था ना, तो उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है सभी एटम का। तो कोई भी एटम हो उसके अंदर एक पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो याद रखिए कैथोड रेस के बारे में बताया किसने, कैथोड रेस के बारे में बताया गोल्डस्टीन ने, लेकिन कैथोड रेस का मास और चार्ज को कैलकुलेट किया थॉमसन ने। और थॉमसन ने इसी पार्टिकल का नाम क्या रख दिया, इसी पार्टिकल का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है एटम का। ठीक है, दस थॉमसन चैलेंज द लॉन्ग हेल्ड बिलीव दैट एटम इज इंडिविजुअल। तो थॉमसन ने ना क्या किया, चैलेंज कर दिया ना कि जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे थे, क्या एटम सच में इंडिविजुअल है। हम लोग पढ़ते ना कि एटम का मतलब होता है विच कैन नॉट बी स्प्लिट, जिसको आप स्प्लिट नहीं कर तोड़ नहीं सकते। तो एटम को जब तोड़ नहीं सकते तो उसके अंदर पार्टिकल आया कहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है कि एटम के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल तो जरूर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। तो थॉमसन ने चैलेंज किया जो पहले से चले आ रहा था बिलीव कि एटम क्या है, इंडिविजुअल है। फिर जे थॉमसन रिसीव, और इसलिए ना जे थॉमसन को मिलता है नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए इन 1906 में, अपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो याद रखिएगा ना कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए किसको नोबेल प्राइज़ मिला, तो जे थॉमसन को मिला है 1906 में। ठीक है, अब आगे है। तो अभी जो पढ़े थे ना कि कैथोड रे कैसे गोल्डस्टीन ने खोजा था, तो ये ऐसे ही। तो देखिए ये क्या है, एक ट्यूब था उसमें कैथोड और एनोड दो एंड था। उसमें से क्या हुआ, लाइट रेज जाता हुआ दिखा कैथोड से एनोड की ओर, तो कैथोड से निकला था, इसलिए इसको बोल दिया गया कैथोड रेज बोल दिया गया था। ठीक है, देखिए इस वाली फिगर में क्या बताया जा रहा है, तो ना ये एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था शुस्टर। क्या नाम था, शुस्टर, SCHUSTER, शुस्टर ने क्या बताया, शुस्टर ने भी ना यही एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया ना कि ना मतलब कि ऐसे ही किया। तो यहाँ पर ना दो एनोड रॉड लगा दिए। तो इससे हुआ क्या, तो जब कैथोड रे यहाँ से गया ना, कैथोड रे गया तो ऐसा पाया गया ना कि कैथोड रे क्या होता है, एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मतलब एनोड की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये है ना कि ये ऑब्वियस सी बात है कि एनोड होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। तो ये पक्का ये पता चल गया ना कि ये जो रेज है ना वो ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव तरफ क्या हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिखाया गया है। तो बोला यही जा रहा है कि बेंडिंग ऑफ कैथोड रे टुवर्ड द एनोड, कि कैथोड रे क्या होती है, एनोड की तरफ बेंड होती है। आगे में है, देखिए आगे 3.3 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है गोल्डस्टीन एंड कैनाल रेस। तो गोल्डस्टीन ने ना कैनाल रेस को भी खोजा था। तो देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं। तो कैथोड रे के डिस्कवरी होने के बाद पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिवली चार्ज रेज वर ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन।
तो पॉजिटिवली चार्ज रेस को भी किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया इन 1886 में, एंड वर कॉल्ड कैनाल और एनोड रेस। इन्हीं को बोला गया कैनाल और एनोड रेस। तो ना कैनाल और एनोड दोनों सेम रेस हैं, दोनों अलग अलग रेस नहीं हैं। तो कैनाल और एनोड रेस को डिस्कवर किया। और इसमें आगे क्या बोला जा रहा है? द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस हेल्प इस्टेब्लिश द न्यूट्रल नेचर ऑफ एटम। तो जब कैनाल रेस का डिस्कवरी हुआ ना, तो इससे पता ये चला कि ना जो एटम होता है ना, वो ना न्यूट्रल नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो कैथोड जो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, और जो कैनाल होता है रेस वो होता है पॉजिटिव। तो देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बन गया? ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिए? कट कर दिए। तो मतलब ये क्या हो गया? एटम क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो डेट इज एटम है पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कि एटम में क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं। एंड द चार्ज बिकम इक्वल कैंसल ईच अदर। तो कोई आपसे पूछे ना कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है, तो बोलोगे बिकॉज एटम है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड द चार्ज बीइंग इक्वल कैंसल ईच अदर। और दोनों क्या कहते हैं? एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए एटम क्या होता है? न्यूट्रल इन नेचर का होता है। समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही, पार्ट 1 में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए अब ना 3.4 थॉमसन एटॉमिक मॉडल है ना, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप जो आपको पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।